हेलो, नमस्कार जी, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अध्याय 2। कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, हमने पहला अध्याय कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। पहला अध्याय में से कुछ टॉपिक हमारा हटा दिया गया है, मान लिया था, मैंने जानबूझ के पढ़ाया था क्योंकि उसका कुछ भाग आने वाले चैप्टर्स में से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये जो दूसरा जो चैप्टर है इसमें से कुछ नहीं हटा है भैया, पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा परिचय दे देता हूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, यहां पर मैंने दे रखा है क्या क्या। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? पुष्प की संरचना। ठीक है, फिर उस पुष्प में हम देखेंगे क्या? नर जनन अंग। कौन सा? पुंकेसर। फिर मादा जनन अंग। कौन सा? स्त्री केसर। परागण देखेंगे, दोहरा निषेचन देखेंगे, भ्रूण पोष पढ़ेंगे, भ्रूण पढ़ेंगे, बीज पढ़ेंगे और फल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 9 चरणों में हम पढ़ने वाले हैं कौन? हमारा दूसरा चैप्टर। कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आइएगा, करते हैं हम स्टार्ट। क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब देखिए, यहां पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, मैंने बड़े अच्छे मन से ये प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए डायग्राम। ठीक है, देखिए यहां पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ मार्किंग दिख रही है। पांचवा, छठा ये मिलकर बी बना रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मिलकर ए बना रहे हैं। सातवां जो है वो मिलकर सी बना रहा है। आठवां मिलकर डी बना रहा है। 9 क्या है, 10 क्या है, ये हम सभी पढ़ने वाले हैं। इसलिए कॉपी में जल्दी से ये लिख लीजिएगा कि ये क्या है। मैं अभी आपसे पूछूंगा, लेकिन ध्यान से सुने, ये पढ़ने से पहले एक बार इसको रोकते हैं यहीं पर, इस डायग्राम को। ये पढ़ने से पहले, ये डायग्राम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। चैप्टर का नाम क्या है? आपने बोला क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब साहब हमने लैंगिक जनन क्या होता है ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, कि कहीं ना कहीं लैंगिक अंगों से क्या निकलेंगे? युग्मक, युग्मकों का संलयन होएगा, क्या युग्मनज बनेगा, उससे भ्रूण बनेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। बात आ रही है आप किस में पढ़ने वाले हैं? पुष्पीय पादपों में। बात आ रही है क्या ये पुष्पीय पादप, इस पृथ्वी पर सारे के सारे पादप जो हैं वो क्या पुष्पीय हैं क्या? नहीं। अब क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखिएगा, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? बड़े आसानी से याद होएगा उस वैज्ञानिक का नाम। आप सभी ने टॉफी तो खाई है ना? एक टॉफी है जिसका नाम है क्या? इक्लेयर। खाई होगी सभी ने एक टॉफी, बहुत फेमस टॉफी है। कौन सी? इक्लेयर। उसी वैज्ञानिक के नाम पर क्या? उसी टॉफी के नाम पर एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? आइकलर। याद रखना, कौन? आइकलर एक वैज्ञानिक था जिसने इस पृथ्वी पर सारे के सारे पादप जो थे, कौन? सभी के सभी पादपों को 2 भागों में बांटा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करते तो उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए कि चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आइकलर एक वैज्ञानिक था जिसने सारे के सारे पादप जो थे उनको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? ये नीट 2017 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा क्या? क्रिप्टोगेमस। ठीक है, पहला भाग कौन है? क्रिप्टोगेमस। दूसरा फिनेरोगेमस। ठीक है, अब क्रिप्टोगेमस कौन से पादप थे, फिनेरोगेमस कौन से थे? आई जल्दी से याद रखना। क्रिप्टोगेमस वो पादप थे जिनमें बीज नहीं मिलते थे, यानी बीज युक्त होंगे या बीज रहित होंगे या बीज विहीन होंगे, हम बोलेंगे इनमें बीज नहीं मिलेंगे। याद रखना, वो पादप जिनमें बीज नहीं मिलेंगे, उन सारे के सारे पादपों को कौन से समूह में रख दिया? क्रिप्टोगेमस। जबकि फिनेरोगेमस क्या थे? वो सब पादप जिनके अंदर क्या पाए जा रहे थे? बीज, यानी बीज युक्त पादपों को कौन से समूह में रख दिया? फिनेरोगेमस। याद रखना, इसको भूलना मत। ठीक है, अब
क्रिप्टोगेमस में कौन कौन से पादप आए थे, आइएगा देखिएगा। क्रिप्टोगेमस में 3 श्रेणियों में बांटा था क्रिप्टोगेमस समूह को। कौन कौन सा? सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, क्या? थैलोफाइट, याद रखना है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले पादप जो आए थे, कौन आए थे? थैलोफाइट। फिर उसके बाद कौन आए? ब्रायोफाइट। याद रखना कौन आए थे बच्चों? ब्रायोफाइट। याद रखना विकास के आधार पर भी सबसे पहले पादप कौन आए? क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस भी कौन से? थैलोफाइट। फिर थैलोफाइट के बाद कौन आए? ब्रायोफाइट। फिर ब्रायोफाइट के बाद कौन आए? सभी ने 11th क्लास में पढ़ा था, याद करो, कौन? टेरिडोफाइट। ठीक है, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन आए? थैलोफाइट। फिर बालक कौन आए? ब्रायोफाइट। फिर कौन आए? टेरिडोफाइट। ठीक है, ये वो पादप हैं जिनके अंदर बीज नहीं थे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब फिनेरोगेमस जो समूह है, इस समूह के अंदर 2 प्रकार के पादपों को रखा गया। ठीक है, कौन से पादप? ध्यान से नाम सुना, अनावृत बीजी। अब देखिए नाम में ही बीजी आ रहा है, यानी इनमें बीज मिलेंगे। ठीक है, और दूसरे जो थे वो कौन थे आपके? आवृत बीजी। ठीक है, एक कौन है? अनावृत बीजी, और एक कौन है? आवृत बीजी। समझ में आ गया? अनावृत बीजी को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और आवृत बीजी को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये क्यों बताया, रीजन क्या है बताने का, तो ध्यान से सुनना। क्या भैया? पुष्प ना ही थैलोफाइट में मिलते हैं, ना ही ब्रायोफाइट में मिलते हैं, ना ही टेरिडोफाइट में मिलते हैं, ना ही जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी में मिलते हैं। केवल किस में मिलते हैं? आवृत बीजी में। कौन मिलते हैं? पुष्प मिलते हैं। तो जरा सोचिए, चैप्टर की हेडिंग क्या थी? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यानी हम जो लैंगिक जनन, जो पूरा अध्याय पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो कौन से पादपों के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले किसके बारे में? आवृत बीजी के बारे में, यानी एंजियोस्पर्म के बारे में। तो पहले तो मीनिंग समझो बालक, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं इस चैप्टर को, क्या कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन, या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, या एंजियोस्पर्म में क्या? लैंगिक जनन। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते। अब मैं आपको वो इसके आगे बताने वाला हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिख लीजिएगा। इसको बांटने का ये जो तरीका है, याद रखना, इस तरीके से हम पादपों को वर्गीकृत करते हैं इन 2 भागों में, फिर उनके इस तरीके से भाग हैं। ठीक है, इनको जल्दी से लिख लीजिएगा फटाफट। चल, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बोलेंगे किसकी किसकी? हमने बोला था सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? किसकी संरचना? पुष्प की संरचना। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, किसकी संरचना देखेंगे? पुष्प की। लेकिन पुष्प की संरचना देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पुष्प है क्या, कौन है पुष्प। अधिकतम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको यही नहीं पता कि पुष्प क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या बोला मैंने? पुष्प कौन है? एक रूपांतरित प्ररोह है।
ठीक है। अब रूपांतरित का मतलब होता है बदलना। प्ररोह का मतलब क्या है कोई बच्चा जिसको पता है कि प्ररोह का मतलब क्या है? जिसको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है देखिए प्ररोह का मतलब क्या होता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक पादप जो होता है उसके दो भाग होते हैं, देखिएगा, ठीक है। एक होता है मूल। कौन होता है? मूल यानी जड़। और एक होता है क्या? प्ररोह, यानी जमीन के बाहर जो भाग होता है उसे हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? प्ररोह। और जमीन के अंदर जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल। ये सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। अब प्ररोह के अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देखिए। प्ररोह किस किस चीज से बना हुआ है, तो सोच के मुझे बताएं, क्या प्ररोह तने से बना हुआ या नहीं बना हुआ? यानी तना किसका भाग है? प्ररोह का। आप सोचिए, इस तने से शाखाएं निकलती हैं या नहीं निकलती है? तो शाखा भी किसका भाग है? प्ररोह का भाग है। इस शाखा पर क्या पाई जा रही है? पर्ण पाई जा रही है। क्या मिल रही है? पर्ण या पत्ती मिल रही है। तो पर्ण भी किसका भाग है? प्ररोह का भाग है, ठीक है। और आखिरी, ध्यान से सुनना, इसी शाखा पर मान लेते हैं क्या मिल रहा है? कोई पुष्प मिल रहा है। कौन मिल रहा है? कोई पुष्प मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, पुष्प किसका भाग है? पुष्प एक प्ररोह का भाग है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पुष्प किसकी रूपांतरित संरचना है? प्ररोह की रूपांतरित संरचना है। जिनको नहीं पता है प्ररोह, याद रखना, प्ररोह को इंग्लिश में बोलते हैं शूट और मूल को क्या बोलते हैं? रूट। तो जरा जल्दी से मुझे बताएं, प्ररोह क्या था? शूट था। और प्ररोह या शूट का मतलब क्या था? जमीन के बाहर जो भाग मिल रहा है, जो किस किस चीज से बना हुआ है? तने से और शाखाओं से और पर्ण से और पुष्पों से, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो जल्दी से स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, क्या? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चलिएगा। अब देखिए यहां पर पुष्प बनता कैसे है, पुष्प का निर्माण कैसे हुआ था। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह मान लेते हैं एक हमारा पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ से शाखा निकली है। क्या निकली है बच्चों? एक शाखा, ठीक है। इस शाखा पर एक पर्ण है। कौन मिल रही है? एक पर्ण, एक विशेष प्रकार की पर्ण है जिसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जिसे हमने नाम दिया है क्या? सहपत्र, ठीक है। पत्र वर्ड जहां से आ जाए, पत्र का मतलब ही क्या होता है? पत्ती होता है। तो मैंने क्या बोला? एक पादप है जिसका तना है, तने से क्या निकला? शाखा। शाखा पर क्या मिल रही है? एक पर्ण मिल रही है, एक पत्ती मिल रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? सहपत्र, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस सहपत्र के कक्ष से, किससे? इस सहपत्र के कक्ष से क्या निकल रही है? एक डंडी निकल रही है। सॉरी, कक्ष नहीं, अक्ष से, कक्ष लिख दिया था, सॉरी। इस सहपत्र के किससे? अक्ष से क्या निकल रही है? इसके अक्षीय भाग से क्या निकल रही है? एक डंडी निकली, ठीक है। इस डंडी को बोला जाता है पुष्पवृंत। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये बतानी जरूरी है। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई, हम सीधे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। फिर से जल्दी से रिवाइज करिए, क्या बोला मैंने? एक पेड़, पेड़ की शाखा, शाखा पर पत्ती, पत्ती का नाम क्या है? सहपत्र। इस सहपत्र की अक्ष से एक डंडी का विकास हुआ और उस डंडी को हमने क्या नाम दिया है? पुष्पवृंत। इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या नाम दे दिया बच्चों? उस डंडी को हमने पुष्पवृंत नाम दिया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इस पुष्पवृंत का क्या होएगा। अब ये जो पुष्पवृंत है, ये जो डंडी है, ठीक है, इस डंडी का बिल्कुल ऊपरी भाग जो है वो थोड़ा सा फूल गया। कौन फूल गया?
ऊपर वाला भाग, शीर्ष भाग किसका? इस पुष्प वृंत का शीर्ष भाग क्या हो गया? फूल गया है। इस फूले हुए भाग को, किसके फूले हुए भाग को? पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या नाम दिया है बच्चों? पुष्पासन। अब जरा सोचिए, इस शब्द में ही मीनिंग है क्या? आप मुझे बताएं, आसन क्या होता है? हम बोलते हैं ना आसन ग्रहण करो, यानी बैठो। तो जरा सोचिए, पुष्पासन का मतलब क्या होएगा? एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? पुष्प बैठा हुआ है। समझ में आ गया? तो पुष्प का आसन क्या कहलाएगा? पुष्पासन। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो पुष्पासन क्लियर है, पुष्प वृंत क्लियर है, सहपत्र क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब इस पुष्पासन पे क्या मिलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, इस पुष्पासन पर क्या मिलेंगे? 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, क्या मिलेंगे? 4 पुष्प पत्र। क्या वर्ड दिया मैंने? 4 पुष्प पत्र। अब जरा जल्दी से सोचिए बालक, पत्र का मतलब मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था? पत्र का मतलब क्या था? पत्ती, बोला था ना? तो याद करिए, मैंने क्या आपको ये बोला था या नहीं बोला था कि पुष्प जो है वो एक रूपांतरित संरचना है। किसकी? प्ररोह की। क्या प्ररोह का भाग था या नहीं था? कौन? पत्ती था ना? तो उसी पत्ती का रूपांतरण हुआ है किस रूप में? पुष्प के रूप में। ठीक है, तो आज से अगर आपसे कोई पूछे पुष्प और पत्ती में कोई अंतर है तो बोल देना कुछ स्पेशल पत्तियां हैं, कुछ स्पेशल पर्ण हैं, कुछ विशेष प्रकार की पर्ण हैं जिन्होंने किसका निर्माण किया? पुष्प का निर्माण किया है। और उस पुष्प में 4 क्या मिल रहे हैं? पुष्प पत्र मिल रहे हैं, यानी 4 क्या मिल रहे हैं? पुष्पीय पर्ण मिल रही हैं या पुष्पीय पत्तियां मिल रही हैं। अब वो 4 पुष्पीय पत्तियों के नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा जल्दी से देखिएगा। सबसे पहला बाह्य दल पुंज, ठीक है। दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा जायांग। ठीक है, कितने पत्र मिल रहे हैं? मैंने क्या बोला था? 4 क्या मिल रहे हैं? पुष्प पत्र मिल रहे हैं। और ये 4 पुष्प पत्र कौन कौन हैं? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था, उसमें मार्किंग थी ना 1 2 3 4। अभी हम उसके बारे में देखेंगे। जल्दी से रेडी हो जाइए, फटाफट जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या, इस तरीके से। चलिए जल्दी से मुझे बताएं फटाफट उस डायग्राम को। यस, ये रहा डायग्राम। जल्दी से मुझे बताएं यहां पर फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट कौन है? वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताएं। ये पहला बिंदु जो मैंने यहां पर दिखाया है, ये क्या है? ये है कौन? वर्तिकाग्र। कौन है बच्चों? ये वर्तिकाग्र। वेरी गुड। कौन है बच्चों? ये वर्तिकाग्र। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताएं दूसरा बिंदु जो यहां पर दे रखा है, ये कौन है? दूसरा, वेरी गुड, कौन? वर्तिका। कौन है बच्चों? वर्तिका। तीसरा बिंदु जल्दी से बताएं, ये तीसरा कौन है यहां पर? ये है हमारा अंडाशय। कौन है? अंडाशय। और उस अंडाशय के अंदर चौथा कौन मिल रहा है? उस अंडाशय के अंदर चौथा कौन मिल रहा है? जल्दी से बताएं, चौथा कौन मिल रहा है? बीजांड।
कौन मिल रहा है? बीजांड मिल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं पहला कौन है? यहां पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, पहला कौन है? वर्तिकाग्र। ये सभी ने पढ़ा था 10वीं कक्षा में। पहला कौन है? वर्तिकाग्र। दूसरा वर्तिका। तीसरा अंडाशय। चौथा कौन है यहां पर? बीजांड है। इतना समझ में आ गया? अब आप मुझे बताएं, यहां पर कुछ इस तरीके से बता रखा है कि ये चारों मिलकर क्या करेंगे। देखिए ए बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? ए। बताएं फटाफट, ए कौन है यहां पर? ये ए कौन है? जल्दी से बताएं, वेट कर रहा हूं मैं। ये ए कौन है? चलिए याद रखना, ये ए है कौन? स्त्री केसर। कौन है बच्चों? ए कौन है? स्त्री केसर। यानी कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? ये मादा जनन अंग से संबंधित है। अब ध्यान से सुनिएगा, स्त्री केसर किससे बना हुआ है? जल्दी से देखिए, ए कौन है यहां पर? स्त्री केसर। ये किससे बना हुआ है? वर्तिकाग्र से, वर्तिका से, अंडाशय से, और उस अंडाशय के अंदर कौन है? बीजांड है। इतना तो समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब ये स्त्री केसर, जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, आपको इस पुष्प में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पुष्प में, मेरे वर्ड को पहले सुनिए, जल्दी से सुनिए। ये जो स्त्री केसर है, इस पुष्प में एक है कि दो हैं, या एक है या एक से ज्यादा है? आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? एक दिखाई दे रहा है। एक वर्तिकाग्र दिखाई दे रही है, एक वर्तिका दिख रही है, एक अंडाशय दिख रहा है, उसके अंदर कई सारे क्या हैं? बीजांड है ना। लेकिन क्या ये स्त्री केसर एक है या नहीं है? एक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे, यानी किसका समूह? स्त्री केसर का समूह क्या कहलाएगा? याद रखना, स्त्री केसर के समूह को बोला जाता है जायांग। क्या नाम दिया जाता है? जायांग। तो जायांग कौन था? जरा जल्दी से सोचिए, कौन था? एक पुष्प पत्र था या नहीं था? मैंने आपको क्या बोला था? कितने पुष्प पत्र हैं? 4, जिसमें से पहला पुष्प पत्र मैंने आपको बताया कौन? ध्यान से सुनिए, जो कमेंट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, पहला पुष्प पत्र कौन सा बताया? जायांग। जायांग किससे बना हुआ है बालक? स्त्री केसर से। और स्त्री केसर किससे बना हुआ है? इन 4 चीजों से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, तो ये पहला हमने पुष्प पत्र देख रहा है कौन? ए। कौन सा? या मैं बोलूंगा कौन सा? जायांग। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब बताएं मुझे, जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आप मुझे बताएं 5 क्या है? जल्दी से बताएं 5 कौन है यहां पर इस डायग्राम में? कौन है 5? 5 है हमारा कौन? पराग कोश। कौन है? मजा आ रहा है ना? इस तरीके से पढ़ने में बहुत मजा आता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप आंसर दें तो बहुत मजा आएगा। कौन है भैया? 5वां कौन है यहां पर? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कौन? पराग कोश। चलिए, छठा क्या? छठा देखिएगा, 6th आपको क्या दिखाई दे रही है? एक डंडी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? एक डंठल सी संरचना दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? इस डंडी को क्या बोला जाता है? पूतंतु। क्या नाम देते हैं बच्चों? पूतंतु। तो क्या क्या देखा हमने? 5वां कौन था यहां पर? परागकोश। छठा कौन है? पूतंतु। अब दोनों मिलकर सोचिए, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बी बना रहे हैं। अब आप जरा आंसर दें, क्या है बी? ये बी कौन है? सोचिए, ये बी कौन है? ये बी है कौन? पुंकेसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बी कौन है? पुंकेसर है। तो जरा सोचिए, पुंकेसर कौन है यहां पर? बी है। और ये बी जो पुंकेसर है, ये किससे बना हुआ है? 5वां बिंदु कौन? परागकोश से। और छठा बिंदु कौन? पूतंतु। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पुंकेसर। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से मुझे बताएं, पुंकेसर इस डायग्राम में, इस डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में पुंकेसर एक है कि एक से ज्यादा है?
इस डायग्राम में देखिए, क्या एक पुंकेसर दिख रहे हैं या 4 पुंकेसर दिख रहे हैं? आप सभी को दिख रहे हैं ना? यानी एक से ज्यादा पुंकेसर का जो समूह है, किसका समूह? पुंकेसर का समूह जो होता है उसे हम बोलते हैं पुमंग। क्या नाम दिया है बच्चों? पुमंग। तो जरा सोचिए, दूसरा पुष्प पत्र, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैंने बोला था कितने पुष्प पत्र हैं? 4, जो टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं। किसके ऊपर? एक आसन के ऊपर। आसन का नाम देखिए, यहां पर आसन आपको दिख रहा होगा। उस आसन का नाम क्या है? पुष्पासन, जिसमें मैंने आपको 2 पुष्प पत्र बता दिए। एक पहला हमने कौन पढ़ा है? मादा जनन अंग कौन? जायांग। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? नर जनन अंग कौन? पुमंग। और साहब ये पुमंग किससे बना हुआ है? कई सारे किससे बना हुआ है? पुंकेसर से। ठीक है, और पुंकेसर किससे बने हुए हैं? आपने सीधा सीधा याद रखना है, किससे? परागकोश से। और पुतंतु से कौन बना हुआ है? पुंकेसर। ये हमारे 2 पुष्प पत्र हो गए हैं। अब हम अगला पुष्प पत्र पढ़ेंगे। रेडी हो जाइए जल्दी से, अगला पुष्प पत्र देखने वाले हम यहां पर। चलिए अगला पुष्प पत्र देखेंगे हम यहां पर। जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर आपको 7वां बिंदु दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 7वां बिंदु। जल्दी से बताएं, ये 7वां बिंदु क्या है? ये है हमारा, देखिए कोई रंगीन संरचना दिख रही है? नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? इसी रंगीन संरचना को हम क्या नाम, अच्छा कैसे रंग की दिख रही है आपको? बैंगनी रंग की दिख रही है ना? इसी रंगीन संरचना को हम नाम देते हैं क्या? जल्दी से बताएं, क्या नाम देते हैं इसको? दलपुंज। क्या नाम दिया है बच्चों? दलपुंज। जरा देखकर मुझे बताएं, 7वां बिंदु कौन है? दलपुंज है। अब आप, सॉरी, 7वां बिंदु कौन है? दल है। कौन है बच्चों? दल है। अब आप मुझे बताएं 7वां बिंदु कौन है? दल है। तो जल्दी से मुझे बताएं, 7वां बिंदु जो दल था, क्या एक दल मिल रहा है कि बहुत सारे दल मिल रहे हैं? ये बैंगनी रंग की संरचना है, आपको एक दिखाई दे रही है कि कई सारी दिखाई दे रही है? कई सारी दिखाई दे रही है। यानी ये दल मिलकर क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। दिख रहा है आपको? 7 मिलकर क्या बना रहा है? सी। 7 के आगे इक्वल टू लगा हुआ है, यानी 7 मिलकर क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। और ये सी कौन है? ये है कौन? दलपुंज। कौन है दलपुंज? किसका समूह है दलपुंज? एक पुंज है, एक समूह है, किसका? दलों का। और दल जो हैं वो रंगीन संरचनाएं हैं। आप में से कई बच्चे जानते हैं ये रंगीन संरचनाओं का कार्य क्या होता है? किसको आकर्षित करना? कीड़ों को आकर्षित करना, ताकि कीड़े आए या जंतु आए और परागकण को लेकर चले जाएं। समझ में आ गया? तो ये हमारा तीसरा पुष्प पत्र था। कौन था बच्चों? दलपुंज। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। आखिरी पुष्प पत्र देख रहे हैं हम, चौथा पुष्प पत्र, जो आपको 8वां बिंदु बताना है। जल्दी से मुझे बताएं फटाफट। 8वां बिंदु आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये संरचनाएं आपको दिख रही हैं? जल्दी से मुझे बताएं, ये 8वां बिंदु जो था, क्या ये हरी संरचनाएं हैं कि गुलाबी संरचनाएं? कैसी दिखाई दे रही है? हरी दिख रही है ना? इनका नाम जरा जल्दी से मुझे बताएं। 8 कौन है? वेटिंग, जल्दी से बताएं, ये 8 कौन है? ये 8 है हमारा कौन? बाह्य दल। 8 कौन है हमारा? बाह्य दल। अब जरा देखिए, 8 के आगे इज इक्वल टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? 8 के आगे इक्वल टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? यानी कई सारे 8, यानी कई सारे बाह्य दल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पुंज बना रहे हैं। और उस पुंज का नाम क्या है? जरा सोचिए। 8 मिलकर क्या बना रहा था? डी बना रहा है। बना रहा है ना डी? और ये डी कौन है? ये है हमारा बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब इस चीज की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, यहां पर जिस जिस बच्चे ने मेरे साथ ये पढ़ा है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। आप सभी को समझ में आया है। यहां पर कितने? 4 पुष्प पत्र। कौन कौन? ए, बी, सी, डी। आप सभी ने देखी इस डायग्राम में। ए कौन था आपका?
कौन था, जल्दी से मुझे बताएं। स्त्री केसर। बी कौन था, पुंग केसर। सी कौन है, दलपुंज। और डी कौन था, बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये हमने 4 क्या पढ़ लिए बच्चों, ये हमने पढ़े हैं क्या, पुष्प पत्र। ठीक है, अब जात एक और चीज और जल्दी से देखिएगा उसी डायग्राम में वापस से। इस डायग्राम में एक और चीज देखिए फटाफट। इस डायग्राम में ये भी बता दीजिए 9 कौन है और 10 कौन है। क्या मुझे बताने की जरूरत है या आप सभी को समझ में आ रहा है? जरा देखिए, क्या आपको 10 एक डंडी दिख रही है या नहीं दिख रही है? और 10 अगर एक डंडी दिख रही है तो उस डंडी का नाम क्या था, फटाफट, कौन, पुष्प वृंत। ठीक है, और इस पुष्प वृंत का ऊपर फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, नवा बिंदु। कौन है ये, पुष्पासन। ठीक है, तो ये हमने बात करी है बच्चों किसकी, संरचना देखी है। ये हमने किसकी संरचना देखी है, पुष्प की संरचना देखी है, जिसमें हमने ये सारे के सारे बिंदु पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आगे सोचिए इस पुष्प में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस पुष्प में, ध्यान से सुनिएगा, हम इस पुष्प में 2 मेन मुख्य पुष्प पत्र पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, एक नर लैंगिक अंग और एक मादा लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग कौन है, पुमंग, और मादा लैंगिक अंग कौन है, जायांग। पुमंग किससे बना हुआ है, पुंकेसर से। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर क्या, नर लैंगिक अंग। आइएगा आगे चलते हैं। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, कौन है ये, एक पुंकेसर है। ठीक है, इस पुंकेसर में डंडी दिख रही है आपको, और उस डंडी के शीर्ष पर इस तरीके से एक संरचना दिख रही है। ठीक है, इस संरचना को हमने क्या बोला, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पराग कोश। और इस डंडी को हमने क्या बोला था, तंतु या पुतंतु। ठीक है, ये तंतु कहां से निकला था, पुष्पासन से निकला था। ठीक है, इस तंतु में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तंतु क्या, एक डंडी है सिंपल सी, कहां से निकली, पुष्पासन से निकली। ठीक है, और उस पुष्पासन से निकलने के बाद इस तंतु के शीर्ष भाग पर कौन मिल रहा है, पराग कोश मिल रहा है। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है यहां पर, पराग कोश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए इस पराग कोश के बारे में बात करते हैं। अगला देखिए, आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्या यहां पर आपको पराग कोश दिख रहा है? देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ अटर पटर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहां पर पराग कोश दिख रहा है यहां पर, और उसके नीचे कौन दिख रही है, ये तंतु दिख रही है, जिसको हमने क्या बोला है, पुतंतु। ठीक है, अब हमने इस पराग कोश को काटा और काटकर देखा। ठीक है, इस डायग्राम को जल्दी से देख लीजिए और एनसीईआरटी अपने साथ रखिएगा। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं किसके बारे में, पराग कोश के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला ये है हमारा कौन, पराग कोश, नीचे कौन था, पुतंतु। देखिए ये जो पराग कोश है, क्या ये पराग कोश की कितनी पालियां आपको दिखाई दे रही हैं? क्या ये एक पाली दिख रही है या 2 पालियां दिख रही हैं? ये एक पाली और ये दूसरी पाली। एक पाली ये, एक पाली ये, दोनों कितनी, टोटल कितनी पालियां हो गई हैं पराग कोश में? आपने याद रखना है, पराग कोश में कितनी पालियां हैं, 2 पालियां हैं। तो पराग कोश को क्या मैं द्विपालित क्या बोलूंगा, संरचना। ठीक है, हमें भागना नहीं है भैया, समझना है, इसलिए हम धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे। पराग कोश में क्या है, 2 पालियां, इसलिए पराग कोश कैसी संरचना है, द्विपालित संरचना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैंने इसको यहां से काटा, किसको काटा, इस पराग कोश को, इसका अनुप्रस्थ काट लिया। जब मैंने इसका अनुप्रस्थ काट लिया तो ये मुझे इस तरीके से दिखा। ठीक है, अब मैंने इसको और गौर से देखा,
ठीक है, जब मैंने इसको और गौर से देखा तो ये संरचना मुझे कैसी दिखाई दी है, देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मुझे ये संरचना दिखाई दी है। अब ये जो संरचना मुझे दिखाई दे रही है, इस संरचना के अंदर ये एक पाली थी और ये दूसरी पाली थी। समझ में आ रहा है? ये पाली इतना सा भाग है, ये वाला भाग एक पाली है, ये दूसरी पाली है। ठीक है, एक पाली में आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएं। एक पाली में कितने किनारे दिख रहे हैं? तो एक पाली में आपको कुल कितने किनारे दिख रहे हैं? 2। इस पाली में भी कितने किनारे दिख रहे हैं? 2। टोटल परागकोश में कितने किनारे दिख रहे हैं आपको? टोटल 4 कोष्ठ दिख रहे हैं, यानी दिख रहे हैं। किनारा यानी वो जगह क्या कहला रही है? कोष्ठ कहला रही है। तो कितनी कोष्ठकीय संरचना है? तो परागकोश 4 कोष्ठकीय संरचना है। इतना तो समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये पाली और ये पाली एक दूसरे से जुड़ी हुई है क्या? इनके बीच में कुछ मिल रहा है क्या? कोई बताएगा इनके बीच में ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? इनके बीच में ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं योजी। ठीक है, योजी मतलब संयोजी, और संयोजी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। तो जरा सोचिए, ये जो योजी है, ये जो उत्तक यहां पर मिल रहा है, ये 2 पालियों को जोड़ रहा है। बालक जल्दी से याद करिए, आपने 11th क्लास में कहीं उत्तक पढ़े थे पादपों में, क्या वहां पर ये शब्द आया था या नहीं आया था? मृदु तक। अब जिनको नहीं याद है मैं इतना सा बता देता हूं, मृदु तक को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या नाम दिया है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदुतक। तो याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पालियों को जोड़ने वाली संरचना जो है उसका नाम क्या है? योजी। और ये योजी कौन से उत्तक से बनी हुई है? भूलिएगा मत, कौन से? मृदुतक उत्तक से, यानी पैरेन्काइमा से। पहला पॉइंट समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। अब मैंने बोला था ये परागकोश, इस परागकोश कैसी संरचना है? द्विपालित है। एक पाली के कितने किनारे हैं? 2 किनारे। या एक पाली में कितने कोष्ठ मिल रहे हैं? 2 कोष्ठ मिल रहे हैं। दूसरी पाली में भी 2 कोष्ठ मिल रहे हैं। टोटल परागकोश में 4 कोष्ठ मिल रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना? अब बात आ रही है, एक कोष्ठ जो है, एक कोष्ठ यानी एक किनारा जो है, ये वाला किनारा, ये किनारा क्या कहला रहा है? इस एक कोष्ठ को हम बोलते हैं, याद रखना, क्या? लघु बीजाणु धानी। याद रखिएगा, क्या नाम दिया है? लघु बीजाणु धानी, भूलना मत। तो याद रखना, एक कोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। तो जरा जल्दी से मुझे बताएं, एक पराग कोश में कितनी लघु बीजाणु धानी है? टोटल 4 लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब तक ये लघु बीजाणु धानी परिपक्व नहीं होती है तब तक हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? लघु बीजाणु धानी। जब ये परिपक्व हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? जब ये क्या हो जाएगी? परिपक्व हो जाएगी, तब मैं इसको क्या बोलूंगा? पराग पुट। ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि शब्दों का ही खेल है पूरा का पूरा। ये शब्द ही मार जाते हैं, याद ही नहीं होते हैं ये शब्द। तो याद रखिएगा, क्या? परागपुट और लघु बीजाणु धानी में क्या अंतर है? क्योंकि देखिए हमारी बुक में सीधा दे रखा है क्या? परागपुट लघु बीजाणु धानी, मतलब नहीं समझा रखा।
तो मैं हूं आपके साथ, बने रहिए मेरे साथ। तो लघु बीजाणु धानी कितनी थी? 4, ठीक है। जब ये परागकोश, कौन बच्चों? ये परागकोश परिपक्व नहीं हुआ है उससे पहले ये 4 किनारे क्या कहला रहे थे? आपके लघु बीजाणु धानी। जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे तब मैं इसको बोलूंगा परागपुट। जल्दी से आंसर दीजिए। जब ये लघु बीजाणु धानी क्या हो जाएगी? परिपक्व। आपने इसको क्या नाम दिया है? परागपुट। क्यों नाम दिया है परागपुट? क्योंकि इन लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बन जाएंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बन जाएंगे इनके अंदर? फटाफट। किसका निर्माण हो जाएगा? यहां पर किसी एक संरचनाओं का निर्माण होएगा। जब उन संरचनाओं का निर्माण होएगा, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, क्या कि ये लघु बीजाणु धानी के अंदर किसी संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। जब उनका निर्माण हो जाएगा तब मैं इस लघु बीजाणु धानी को नाम दूंगा क्या? परागपुट। जल्दी से आंसर दीजिए। ये किसका निर्माण हो जाएगा यहां पर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसका निर्माण हो जाएगा? पराग कण का। किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? जैसे ही, फिर से सुनिए जिनको नहीं समझ में आया, जैसे ही लघु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? पराग कणों का निर्माण हो जाएगा, तब मैं बोलूंगा लघु बीजाणु धानी क्या हो गई है? परिपक्व हो गई है। तब मैं इसे नाम दूंगा क्या? परागपुट। ठीक है। तो आज के बाद भूलना मत, परागपुट और लघु बीजाणु धानी में बहुत अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है। जब ये परिपक्व होएगी तब नाम दिया जाएगा क्या? परागपुट। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई है आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सा और आगे पढ़ते। आइए देखिएगा, आगे चल रहे हैं हम यहां पर। ये मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा जी, लिख लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, टाइम नहीं बचता है, ताकि आप आराम से फिर बाद में लिख सकें। हाँ जी, तो ये हमने जो संरचना देखी थी, किसकी देखी थी? यहां पर परागकोश की। ठीक है, ये किनारा क्या था बच्चों? क्या नाम था इस किनारे का? लघु बीजाणु धानी। अब हम यहां पर संरचना देखने वाले हैं, किसकी? इस लघु बीजाणु धानी की। क्या देखने वाले हैं? संरचना। यानी अब हम किसकी बात करेंगे? लघु बीजाणु धानी की। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बोला जब लघु बीजाणु धानी परिपक्व नहीं हुई थी। कौन परिपक्व नहीं हुई थी? लघु बीजाणु धानी। तो इधर देखिएगा, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए। क्या? जब हमने क्या देखी? ये 4 लघु बीजाणु धानी देखी, तो इन चारों लघु बीजाणु धानी की जो बाह्य स्तर जो है, जो सबकी समान है, उसका नाम है क्या? बाह्य त्वचा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, क्या चारों लघु बीजाणु धानी की अलग अलग है या समान है? समान है। देखिए, यहां से चलकर यहां, फिर यहां से चलकर यहां, यानी चारों लघु बीजाणु धानी की बाहरी स्तर को हमने क्या बोला है? बाह्य त्वचा। ठीक है, यहां तक समझना। अब देखिए, मैं आपको जो आगे जो चीजें बताने वाला हूं वो हमारे एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दे रखी है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे का टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे आपका टाइम हो गया है बच्चों, मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या? जाते जाते बस मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं बच्चों। ये जो बाह्य त्वचा थी, इसके अंदर क्या मिल रहा है? अब आप में से कई आंसर देंगे, सर इसके अंदर पराग कण मिल रहा है। अरे नहीं बालक, अभी पराग कण नहीं।
अभी परागकण की बात नहीं करेंगे, अभी तो ये लघु बीजाणुधानी है, अभी ये परिपक्व नहीं हुई है, इसके अंदर उत्तक मिल रहा है और वो उत्तक किससे बना हुआ है? कुछ विशेष प्रकार की कोशिका। उन कोशिका का मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं, उसको जल्दी से नोट्स में लिख लीजिएगा। उन कोशिका का नाम है अधोस्तरीय कोशिका। क्या नाम है बच्चों? अधोस्तरीय कोशिका। ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। क्या? ये जो 4 लघु बीजाणुधानी हैं, इसकी जो बाह्य त्वचा थी, बाह्य स्तर थी, कौन? बाह्य त्वचा, इसके अंदर उत्तक मिल रहा है किसका? कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का, जिसका नाम क्या है? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, अब ये अधोस्तरीय कोशिकाएं जो हैं, ध्यान से सुनना, ये जो अंदर कौन है? अधोस्तरीय कोशिकाएं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये आकार में बड़ी होएंगी। क्या होंगी? आकार में बड़ी हो जाएंगी। तब मैं इनको नाम दूंगा प्रप्रसु कोशिका। लिख लीजिएगा स्टार बनाकर, क्या नाम दूंगा? प्रप्रसु कोशिका। तो अधोस्तरीय कोशिका से किसका निर्माण हो गया है? प्रप्रसु कोशिका का निर्माण हो चुका है। किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, अब ये प्रप्रसु कोशिका क्या करेगी? बने रहिएगा मेरे साथ, अगले लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज नहीं समझ में आए वापस से पूछिएगा। थैंक यू, नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।